गुड मॉर्निंग एवरीवन। तब कैसा रहा रिजल्ट आप लोग का? टियर 3 देने के लिए एलिजिबल हुए कि नहीं? आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिव थे टियर 3 की क्लास में। आपका रिजल्ट कैसा रहा बताओ पहले। और खुद सोचो तो टियर 2 क्वालिफाई करना कितना आसान है। आपको पता है 137 प्री में गया है ना। मैं जनरल कैटेगरी को लेके चल रही हूँ, 433 को लेके चल रही हूँ। 137 प्री में गया। अगर मान लो मैथ्स में 150 आ गया, इंग्लिश में भी 150 आ गया, मैं इसमें ±10 भी कर दूँगी, ठीक है। मैथ्स आपका बहुत अच्छा है तो 160 पहुँचा दिए, ये 140 हो गया। अब खुद देखो 437 हो गया, यानी कि मैं बहुत एवरेज मार्क्स ले रही हूँ। एवरेज का मतलब हो गया, खुद सोचो 150 बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है। अगर आप देखा जाए तो इस साल का जो मैथ्स आया था वो ठीक है, इस बार मेंस में ऐसा लेवल का मैथ्स नहीं आया था। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को मेंस देना पड़ा है जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका हो जाएगा। इसीलिए 2019 के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तभी मैंने कल फेसबुक में लिखा था अब नहीं तो कभी नहीं। अब सारा का सारा जो एक तरह से दारोमदार है वो सारा डिपेंड करता है आपके टियर 3 में। टियर 3 अच्छा लिख के आओगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कंटेंट्स में मार्क्स कितने होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स कितने होते हैं, फॉर्मेट में क्या होता है। तो इसीलिए सब कुछ को मैं ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना पड़ेगा। और मेंस तक क्वालिफाई करना अब आसान है। यस प्रिंकल, बहुत आप एक्टिव रहते हो और क्वालिफाई करके बहुत अच्छी बात है। काजल, वरुण, ये सब बहुत एक्टिव होते हो। मैं आप टियर 3 के क्लास में भी देखो वरुण, जो आप मेरिट की बात कर रहे हो मैं समझती हूँ, जो आप कहना चाह रहे हो कि मेरिट बहुत ज़्यादा ये करेगा, मैटर करेगा। जानते हो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि पहले एक एक स्टेप लो। टियर 1 क्वालिफाई किए हो, खुश हो जाओ, बहुत अच्छे से आप टियर 2 दो। टियर 2 हो गया, खुश हो जाओ। आप टियर 3 के लिए बिल्कुल रेडी हो आप, और आपके पास बहुत समय है टियर 3 के लिए। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप है ना हमेशा पॉजिटिव देख के चलो, पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे। ये मैग्नेट नहीं है लाइफ कि आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, जस्ट उसका उल्टा है। आप पॉजिटिव रहोगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसे बहुत पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा। और मैं आपको सबसे लोएस्ट दिखा रही, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कैसे होगा, पहला चांस है। आपको देखो मैं क्या मार्क्स दे रही हूँ। टियर 1 जस्ट क्वालिफाइड, और मेंस में ये मार्क्स अच्छे मार्क्स नहीं कहलाते हैं, कोई खास मार्क्स नहीं है, तब भी टियर 2 क्वालिफाई हो रहा है। वो मैं समझा रही हूँ आपको। चलिए आज हम लोग तैयारी करेंगे एनआरसी का। बताइए तो एनआरसी क्या है, कहाँ लागू हुआ, क्यों हुआ। जानते हो इंडिया में हमारे जो बाउंड्रीज है, हमारे जो कंट्री के बाउंड्रीज है ना, बहुत अच्छे से गार्डेड नहीं है, दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा टच में है। और यहाँ तक कि आपको पता है बांग्लादेश का जो बाउंड्री है इंडिया का वहाँ पे अब कानून क्या कहता है या सरकार क्या कहती वो नहीं, रोटी और बेटी कह के बड़े आराम से इधर से उधर लोग और उधर से इधर लोग जाते हैं। रोटी और बेटी का मतलब होता है कि हाँ मेरी बेटी बगल वाले गांव में ब्याही गई है जो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में है, या कह सकते हैं कि मेरी बेटी इंडिया में ब्याही गई है। यानी रोटी और बेटी, यानी कमाने के लिए और अपने बेटी के गांव में आने जाने के लिए, रोटी और बेटी का रिश्ता कह के बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाना होता है।
सेम थिंग यू फाइंड इन नेपाल ऑल्सो, इंडिया और नेपाल का। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे लोग आके बस जाते हैं जो हमारे देश के नहीं हैं, और ये हमारे जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही होंगे, उन रिसोर्सेस पे एक तरह से बोझ होते हैं। अब इंडिया में थोड़ा इस पर सख्ती किया गया है और इसीलिए एनआरसी का कुछ ज़्यादा ही बातें चल रही है। हालांकि लागू हुआ था वो आसाम में, बिकॉज आसाम के जो ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स थे उनके वनस्पत जो इंट्रूडर्स थे वो ज़्यादा हावी हो रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पे वायलेंस भी बढ़ रहा था, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे थे, इसीलिए ये एनआरसी की बातें वहाँ हुई। लेकिन ये एनआरसी के बारे में है ना, ये जब देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में एनआरसी की बातें होने लगी है अब, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इस मामले में थोड़ा सख्त है बीजेपी गवर्नमेंट कि हम क्यों किसी के दूसरे देशों के लोगों को अपने रिसोर्सेज पे पलने दें। आप एक चीज़ और देखोगे कि ये एनआरसी अब पूरे देश में इसकी बातें उठने लगी है, क्योंकि जो इंट्रूडर्स आते हैं वो सिर्फ आसाम तक लिमिटेड नहीं होते, या हमारे सिर्फ कोस्टल एरियाज़ तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, या उनके हमारे बॉर्डर्स पर लिमिटेड नहीं होते, बल्कि वो अंदर तक आते हैं और पूरे देश के लिए खतरा हो जाते हैं, पूरे देश के लिए बोझ हो जाते हैं। आप अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में चाहे वो मर भी क्यों ना जाए बाहर के लोग, वो अपने कंट्रीज़ में नहीं आने देते हैं और ना ही बोझ बनने देते हैं। तो ये अगर कोई दूसरा कंट्री, जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है और ऑलरेडी वो लोगों का बोझ उठा सकते हैं, वो नहीं उठा रहे हैं, तो हमारा कंट्री वैसे भी ओवर पॉपुलेटेड है। और हम अगर कई बार ऐसे होते हैं, कुछ पिक्चर्स शेयर किए जाते हैं कि देखो ये लोग सीरिया से आ रहे थे और ये मारे गए या ये डूब गए, तो उनके फ़ोटो, खासकर छोटे बच्चों के फ़ोटो दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखिए तो आपको देख के दया आएगा, लेकिन अगर आप बाद में इसको और इसके रिपरकशन सोचिए तो उनके साथ उनके ऐसे लोग भी हैं और ऐसे मर्द हैं जो वहाँ पे आके बाद में वहाँ के लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अब अभी हाल में ही एक ट्रक पकड़ा गया है, उसमें 929 चाइनीज़ बॉडीज़ थे। अब चाइनीज़ लोग एक ट्रक के कंटेनर में कैसे आ गए, तो कहा गया कि वो जो चाइनीज़ लोग थे, इंडिया की बात नहीं कह रही हूँ मैं, तो कंटेनर में जो थे वो बॉडीज़ वो मोस्ट प्रोबेबली इंट्रूडर्स के थे जो छिप के आ रहे थे, और छिप के वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, मारे गए होंगे, इसीलिए उनको इस तरह से छिपा के फिर ले जाया जा रहा था। सो ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसके रिपरकशन से क्या ये प्रॉब्लम है, एनआरसी क्यों ज़रूरी है। इसलिए हम एनआरसी के फेवर में बात करेंगे, इसके अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, क्योंकि एनआरसी आपके देश के को बचाता है, थ्रेट से बचाता है, अनवांटेड बोझ से बचाता है। बताइए आपका क्या सजेशन है। यस पिंकल, आप सही कह रहे हो, 1951 में था फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम। अब क्या है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी बात की जा रही है कि यहाँ से सबको निकाला जाए जो बाहर के हैं। ममता बनर्जी अगेंस्ट एनआरसी है, वरुण बिल्कुल सही है। कारण क्या है, उसके जो वोटर्स है वो मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश वाले हैं, वो बांग्लादेश वाले हैं जो यहाँ आके बस गए हैं, और वो ममता बनर्जी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि मेरे वोट बैंक्स में वो सारे मुस्लिम्स एंड बांग्लादेशी है जो हमें जिता रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा वो अपने कैंपेनिंग में भी बांग्लादेशी आर्टिस्ट को बुलाई थी, जो तुरंत उसका बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से उस समय राजनाथ सिंह ने भगाया था, कि इंडिया में वो कैसे आया है कैंपेनिंग करने के लिए। ठीक है, और बताइए, चलिए लिखना शुरू करिए।
वाले इतना उतारिए। Pinkle, but excluding one religion among all the religions is immoral, which the government is doing. NRC is a register maintained by the Government of India containing names and relevant information for identification of Indian citizen. ये तो आप definition बता रहे हो अमन? आ जाओ। NRC, a country and its citizen. The bonding is like that of a mother and her child. Country और उसके citizen का के बीच में जो relation है वो है mother and her child का के बीच के संबंध को। The feeling that an original, the feelings लगा दो, feeling ठीक है, that an original inhabitant has for his country cannot be expected from intruders. जो घुसपैठिए होते हैं आप उनसे वो फीलिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट का होता है। हु आर नॉट ओनली एन अनवांटेड बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, वो एक अनवांटेड बर्डन ही सिर्फ नहीं है वहाँ के जो रिसोर्सेज है, चाहे वो पानी है, फूड है, ठीक है, बल्कि अ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, बल्कि उस देश के सेफ्टी के लिए भी खतरा है, क्योंकि उस आदमी में वो फीलिंग नहीं होगा अपने देश के लिए जो फीलिंग दूसरों को हो, जो उस कंट्री के लोग हैं उसको होगा। एंड इट्स सिटीजन मेनी अ टाइम, हाउएवर ड्यू टू सिमिलर फीचर्स एंड लैंग्वेजेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु आर द नेशनल एंड हु आर द इन्फिल्ट्रेटर्स। इंट्रूडर्स का सिनोनिम है इन्फिल्ट्रेटर, यानी कई बार सिमिलर लुक्स के कारण, सिमिलर लैंग्वेज के कारण आपको ये पहचाना मुश्किल हो जाएगा कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट कौन है और बाहरी लोग कौन है। क्योंकि अगर हम अमेरिका चले जाए तो शक्ल से, हमारे रंग से आइडेंटिफाई आराम से हो जाता है, लैंग्वेज से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम बाहरी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब पहले एक ही नेशन था। अब बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान उधर अलग है। पाकिस्तान के लोग बड़े आराम से ब्लेंड कर जाएंगे कश्मीरीज़ के साथ, और बांग्लादेश के जो लोग हैं बड़े आराम से आसाम और वेस्ट बंगाल के साथ ब्लेंड कर जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज एक है। यानी आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ से बंगाल चले जाओगे तो आपको बंगालीज उतना पसंद नहीं करेंगे जब तक कि आपके लैंग्वेज में वो बांग्ला नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे बांग्लादेशी को रादर दैन नॉर्थ इंडिया के लोगों को। तो प्रॉब्लम यही है कि वो आराम से ब्लेंड कर जाते हैं विद द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ असम एंड बांग्लादेश। आगे लिखिए।
यहाँ के बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे। यहाँ पैराग्राफ चेंज करोगे।
काजल आपने लिखा है कि ये अफेक्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री के रिलेशन को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, लेकिन कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। एक आध लाइन उसके साथ ऐड करोगे ना। मैंने बताया कि बांग्लादेश के लोग जब बंगाल में एंटर करते हैं या पाकिस्तानीज जब एंटर करते हैं कश्मीर में, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ सिमिलर लुक्स, सिमिलर लैंग्वेज। तो क्या करना पड़ता है, वी नीड वैलिड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, इमिग्रेंट्स को, ताकि हम उन्हें वापस भेज सके, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत उनको वापस भेज दें उनकी कंट्री को, और हमारे पास वैलिड रीजंस भी हो बताने के लिए कि हम क्यों भेज रहे हैं। यहाँ पे एनआरसी का रोल आता है। अब एनआरसी का फुल फॉर्म हमने लिख के ब्रैकेट में एनआरसी लिख दिया है ताकि आगे हम सिर्फ एनआरसी का ही यूज़ करेंगे। हम उसका फुल फॉर्म द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये वर्ड बार बार यूज़ नहीं करेंगे। फिर इस रजिस्टर, ये रजिस्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, जिसमें सिटीजन्स का नाम है और सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिससे उन सिटीजन्स का को आइडेंटिफाई करना आसान है। ऐसे भी आप सोच लो, खाली नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ से बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई हो जाते हो। नाम सेम होगा, फादर नेम सेम नहीं होता, अगर वो भी सेम हो गया तो डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद तो बिल्कुल सिटीजन आइडेंटिफाई आराम से हो जाता है। ये रजिस्टर जानते हो 1951 सेंसस जब हुआ था, जनगणना हुआ था 1951 में, उस समय प्रिपेयर्ड हुआ था, और सोच लो उसके बाद आज तक उसे कभी भी अपडेट नहीं किया गया। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार उसी आदमी को देख रही है जो आदमी 1951 में यहाँ पर था आसाम में, और उस आदमी का नाम वहाँ अपीयर कर रहा है, और फिर 1951 से लेकर अभी तक उनके जितने डिसेंडेंट्स हैं उन सबको इंक्लूड कर रही है। इसका मतलब 1951 में जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे, बस उन्हीं के औलाद, उन्हीं के वंशज वही ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स माने जाएंगे, और उसके बाद आके वहाँ पे बसे हुए जितने लोग हैं किसी को भी वहाँ का एनआरसी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेके बवाल मचा हुआ है। और बात क्या है ना कि जो घुसपैठ हुआ है आसाम में, ये सब उसके बाद ही हुआ है। और उस आप सोच लो, कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई हम 3 जनरेशन से 2 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं। आप रह रहे हैं, यह हमारी सरकार की फेलियर थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट हो गए। इसी बात को लेकर हल्ला मचा रही है ममता बनर्जी कि इसके 2 दशक, 2 जनरेशन्स यहाँ पर थे। भाई 2 जनरेशन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि पिछले 70 साल में तो एक बार भी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट हो गए। तो इसी बात को लेके बवाल मचा हुआ है।
okay, trade relation and bilateral relation between okay. हाँ, जब वहाँ से निकल लेते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये हमारा नहीं है। देखो, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो ये है कि जितने भी नेम 1951 एनआरसी में थे उनके और उनके डिसेंडेंट्स के नाम को इंक्लूड कर लिया जाए। इसका मतलब है कि जो भी उसके बाद सेटल हुए सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, नहीं। यहाँ पर रोल आ रहा है एक अमेंडमेंट का जो किया गया था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अंतर्गत कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी भी स्टेट असेंबली या कोई भी इलेक्शन जो वहाँ पे हुआ है उस समय जो हुआ था, कब तक, 24 मार्च 1971 तक कोई भी असेंबली इलेक्शन में हुआ था, जिन जिन का नाम वहाँ अपीयर किया प्लस उनके जो डिसेंडेंट्स थे उन सब का नाम भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि एनी ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के किसी भी इलेक्टोरल रोल में उस व्यक्ति का नाम हो। अब क्या प्रॉब्लम था, क्यों ऐसा हुआ? इंडिया हैज़ बीन फेसिंग, आसाम हैज़ बीन फेसिंग वायलेंस एंड राइट्स। बहुत ज़्यादा समय से वहाँ पे हमेशा बवाल मचा हुआ था। जो बोडोस है वहाँ के ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स है और मुस्लिम है जो बंगला बोलने वाले जो मुस्लिम्स हैं। अब बंगला बोलने वाले मुस्लिम्स बेसिकली कहाँ होंगे, तो वो होंगे बांग्लादेश में। इनके बीच में हमेशा रिफ्ट, क्लैश और वायलेंस होता रहा। ये सब होने के बाद क्या हुआ, वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करने लगे। तो डिमांड उठा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको यहाँ से निकाला जाए। आगे लिखते हैं,
देखो असम का मैं वहाँ तक एक्सप्लेन करके पहले मिटा दूँ कि असम में वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो बोडोस थे और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे वो आई टू आई नहीं देख सकते थे, यानी कि डिसएग्री करते थे हर बात में। टू सी आई टू आई का मतलब होता है टू एग्री, यहाँ पे डिसएग्री की बात हो रही है। ठीक है,
वायलेंस 2012 में ब्रोकआउट कर गया, जब वहाँ पे डिमांड हुआ कि तुरंत ही एक्सपीडिशियस डिटेक्शन हो और इलीगल इन्फ्लेटर्स को तुरंत ही बाहर निकाला जाए। ये जो इथनिक टेंशन था, इथनिक का मतलब होता है नस्ल के बीच में टेंशन, वो वहाँ के जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था और बंगला स्पीकिंग जो इमिग्रेंट्स थे उनके बीच में इसलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे उनको महसूस हुआ यार यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। डेमो मतलब होता है लोग, ग्राफी मतलब समझते हैं वहाँ का लोग का जो आपको दिखेगा क्या कि अरे पहले हमारे भाषा बोलने वाले बहुत लोग थे, अब तो सब तरफ बंगला ही बोल रहे हैं लोग, है ना। उसके बाद लॉस ऑफ लैंड हुआ, जो लोग आएंगे वो आपके लैंड में ही बसेंगे, आपके ही लाइवलीहुड छीनेंगे। और उसके बाद कंपटीशन इंटेंस हो गया, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ के लिए मारामारी तो होगी। फिर क्वेश्चन अराइज किया कि असम पर राइट किसका है। 1980 से ही आसामीज जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स थे, बोडो, रभा, तिबा और आसू, ये एक स्टूडेंट यूनियन है, ये कैंपेन्स चला रहे थे इमिग्रेंट्स के खिलाफ। इनका कहना था कि ये पोरस रिवरिन बॉर्डर, क्योंकि रिवर से इनका बॉर्डर है बांग्लादेश से, पोरस का मतलब होता है जिनके आर पार जाना आसान होता है, उस बॉर्डर का फ़ायदा उठा के असम में बस जाते हैं, उनके लाइवलीहुड लैंड छीन लेते हैं और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के डिसीजन को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अब ये वोट बैंक हो चुके हैं। जैसे ममता बनर्जी इनके पक्ष में, क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को इनका ही तो वोट मिलता है ना, जो आके बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में बस गए हैं।
फ्यू जनरल टॉपिक्स। देखो जनरल टॉपिक्स में ना, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को कुछ जनरल टॉपिक्स दूंगी, वो करो, और वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि वो कोई लेटेस्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको करप्शन लिखाया, जनरल टॉपिक था। उसके बाद डाउरी सिस्टम देख लो, जनरल टॉपिक है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लिखवाया था कल। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनरल टॉपिक है, फाइन। क्लाइमेटिक चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद प्लास्टिक का तो मैंने लिखा ही दिया है, ठीक है। पोल्यूशन, क्लाइमेट पोल्यूशन जो है वो जनरल टॉपिक है। ये सब बहुत जनरल टॉपिक, इस पर लिखो। सुप्रीम कोर्ट इन 2013 ने ऑर्डर किया, 2 रिट फाइल हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट को अपडेट करने के लिए कहा एनआरसी को सारे असम के सारे पार्ट्स में, लेकिन बहुत हो हल्ला मच गया। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला। जब 31 अगस्त 2019 को फाइनल एनआरसी वॉज पब्लिश्ड, इसमें एक एमएलए ने ये कहा कि हज़ारों लोग जो बंगला बोलते हैं लेकिन इंडियंस हैं, उनको निकाल दिया गया है, ये कह के कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, और उनको उस लिस्ट में रखा ही नहीं गया है, इसीलिए ये फ्लॉड है, ठीक है। एनआरसी एक हॉट इश्यू बन गया जब अमित शाह ने कहा कि भाई ये आसाम नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कोई आके रह ले रहा है, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे आप जाके सिर्फ रहना शुरू कर दो और आप परमिटेड हो रहने के लिए। तो इंडिया में क्यों, यहाँ से लीगल तरीके से हम सबको उखाड़ फेंकेंगे। तो इनका जो ये लैंग्वेज था, इसके कारण बहुत ही बवाल मचा। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ हिम इफ ऑल द इलीगल इमिग्रेंट्स आर थ्रोन आउट ऑफ इंडिया।
लास्ट में एक भावनात्मक तरीके से आप उसको एंड करिए, है ना। भावनात्मक तरीके का मतलब होता है कि माई कंट्री लिख रही हूँ, माई मदरलैंड लिख रही हूँ, मैं इसको अपना कंट्री दिखा रही हूँ। आफ्टर ऑल माई मदरलैंड इज़ नॉट चीप, कोई चीप नहीं है ये कि ईजिली अवेलेबल हो जाए अपने सारे रिच रिसोर्सेज के साथ। हर एरे गैरे को, टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है हर एरा गैरा, जो भी क्रॉस कर ले बॉर्डर्स को और अपना लाइफ यहाँ स्टार्ट कर लें। ये मेरी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है अपने नेशन को जीलसली का मतलब होता है पूरी उत्साह के साथ गार्ड करना और प्रोटेक्ट करना इन सेल्फिश लोगों के द्वारा जो दूसरे नेशंस के हैं, और ये वोट मॉन्गर्स है जो हमारे देश में नेतागण हैं जो इनके वोट बैंक्स पर जिंदा है। ठीक है, किसके वोट बैंक पर? ये लिविंग थ्रेट्स, ये थ्रेट है जो जीता जागता एक खतरा है हमारे देश के लिए, और ये बार बार अपना रियल अगली फेस शो करता है। इनफैक्ट 1993 में करीबन 3000 लोगों को बिल्कुल एक राइट में मार दिया गया आसाम में, और मारने वाले यही बांग्लादेशीज थे। इसीलिए इट्स टाइम फॉर एनआरसी थ्रू आउट माई कंट्री, माई मदरलैंड। अब पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए। ठीक है, उतारिए फटाफट। हो गया? चलो और बताओ, एनआरसी ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं दिवाली में नहीं हूं और दिवाली के 3-4 दिन बाद भी नहीं रहूंगी मैं, क्योंकि हर साल मैं अपने फादर की बरसी में जाती हूं अपने होम टाउन, और 1 नवंबर को मेरे फादर की बरसी होती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे काम है जो मैं हर साल करती हूँ वहाँ जाके, वहाँ के अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में और हॉस्पिटल्स में। तो मुझे वहाँ पे साल में 3 या 4 दिन रुकना पड़ता है, जो 1, 2, 3 तारीख के लगभग मैं रुकूंगी। सो अराउंड 5th तक मैं वहाँ पर हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका क्लास 6 से लूँगी। आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा, आप लोग केडी लाइव में भी ज्वाइन हो और आप लोग को पोर्टल में भी अपडेट कर देंगे। तब तक आप लोग ऐसे वगैरह लिखो, और वो जो केडी डिस्क्रिप्टिव ग्रुप बनाया है आप उसमें शेयर करो। वहाँ पर मैं फ्री रहूँगी, वहाँ पर मैं कुछ को चेक करके जिसका अच्छा होगा उसको पॉइंट आउट कर दूँगी कि ये अच्छा है, ऐसे ये देख लो। तो हम इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। बाकी जितने क्लासेस मैंने कराए हैं, जिनका जो छूट गया वो सब उसको करो, फिनिश करो, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और देखा जाए तो अभी मैं टॉपिक रियली में लैक कर रही हूँ, क्योंकि 29 दिसंबर को एग्ज़ाम है। इसका मतलब नवंबर 15 के बाद, नवंबर 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच के जो टॉपिक्स होंगे ना, वो ज़्यादा हॉट टॉपिक होंगे। उस समय ही राम जन्मभूमि का जजमेंट आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे सब्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी के टॉपिक्स दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो भी आप लोग मुझे टॉपिक्स बताते रहोगे, ध्यान में रहेगा मेरा। अच्छी टॉपिक्स होंगे तो वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग जो जनरल टॉपिक है ना, उन पर ऐसे लिखो और शेयर करो जो आपके नज़र में जनरल टॉपिक है, आप ग्रुप में शेयर करो, हम लोग उसमें बात करेंगे। केडी डिस्क्रिप्टिव ग्रुप जो है उसमें, और केडी लाइव, जो केडी लाइव पूरा कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में है, केडी अलग से और लाइव अलग से, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा केडी डिस्क्रिप्टिव ग्रुप का, तो आप हमारे साथ शेयर करते रहिएगा, हम वहाँ पे बात कर लेंगे आराम से। कोई बात है तो बताइए। तो मेरा क्लास अराउंड 5th को शुरू होगा अब, और इसलिए मैंने आज क्लास ले लिया क्योंकि बीच में क्लास मिस भी हुआ था मेरा। चलिए, हैप्पी दिवाली,
दिवाली मनाओ, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करते रहना। थैंक यू सो मच।